हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 10 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। नंबर 1 ये कि कमेंट आते रहते हैं कि सर संडे का वीडियो क्यों नहीं आया। देखो, संडे का बिल्कुल ऑफ रहेगा, इसमें आपको खुद से न्यूज़पेपर को पढ़ना होगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, एक तो आपके देखो वीकली बेसिस पे खुद की प्रैक्टिस होने लग जाएगी। दूसरी, संडे को इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती नहीं है, ना कोई एडिटोरियल इतना इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पेज आता ही नहीं है। बेसिकली वो पॉलिटिकल ओपिनियन आते हैं या फिर ग्राउंड जीरो रियलिटीज़ ज़्यादा आती हैं। तो ऐसे में ऐसे तो आप एक एक गाँव की फैक्ट्स को लर्न करने लग गए या फिर एक एक सिटी की फैक्ट्स को लर्न करने लग गए, बहुत मुश्किल हो जाएगी, पास ही नहीं कर पाओगे पेपर को, ठीक है। तो ऐसे में एडिटोरियल और आइडिया पेज केवल हम बात करेंगे मंडे टू सैटरडे। एक तो ये, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आर्टिकल्स का कौन से जीएस पेपर टू के जीएस पेपर 2 नाम आ गया, किस जीएस पेपर के साथ में आर्टिकल एसोसिएट करता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के, क्योंकि वहाँ पर और एडिशनल चीज़ें भी मैं डाल पाता हूँ, तो आप वहाँ पर पहले देख लीजिए या फिर पहले आराम से पूरा डिस्कशन देख करके फिर बाद में आप कनेक्ट कर पाओ। जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप प्रोसेस में आ पाओगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मेनली आपको बतानी थी। और तीसरी एक जो चीज़ है वो ये कि मान लो जैसे आज से हम जैसे यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट आर्टिकल है रिटर्न ऑफ द वेस्ट। तो वेस्ट क्या है, ये सारी डिटेल तो चलो हमें थियोरेटिकली तो यहाँ पे मिल जाएगी, बट इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे आगे मैपिंग के थ्रू भी। लास्ट में मैप भी डिस्कस करेंगे। जो भी न्यूज़ में इंफॉर्मेशन रहेगी ना, मान लो कि कहीं पर भी मुझे स्कोप दिखेगा कि हाँ आज थोड़ा मैप डिस्कस कर लेना चाहिए, तो मैप डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज ये वेस्ट की बात की जा रही है ना, तो आज हम ट्रांस अटलांटिक मतलब यूरोप, अफ्रीका और इधर लेफ्ट की तरफ देखोगे नॉर्थ अमेरिका और फिर साउथ अमेरिका, इनके मैपिंग की बात करेंगे अटलांटिक ओशन से जिनकी बॉर्डर लग रही है, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव हम एडिटोरियल के साथ साथ में कनेक्ट करेंगे, इससे कि थोड़ा बहुत आपकी भी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाए कि हाँ मैपिंग कैसे की जाती है। ओके, तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे। अब देख लेते हैं आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑफ द वेस्ट। इसमें देखेंगे कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप 4 साल तक प्रेसिडेंट रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो यूएसए की जो इमेज थी या फिर यूएसए का जो असर्शन था वो डिक्लाइन कर गया। और जैसे ही जो बाइडेन ने ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट ऑफिस को, उसके बाद में एक फिर से लीडरशिप के तौर पे अमेरिका को असर्ट करने की कोशिश की जा रही है लीडर के तौर पे। तो वेस्ट का फिर से रिटर्न होना मतलब फिर से रिवाइवल होना, दैट्स गुड, ठीक है। तो जानेंगे इस आर्टिकल को, यह आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा हर ड्यू अपॉर्चुनिटी, इसमें ऊपर वाला पोर्शन पॉलिटिकल है बट नीचे वाले पोर्शन में बहुत कुछ अच्छा दिया हुआ है। विमेन रिप्रेजेंटेशन इन यू मानो कि हाँ विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, विमेन रिप्रेजेंटेशन इन असेंबलीज, दैट मीन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को हम देखेंगे। इधर आप देख रहे हो स्टैंडिंग बाय आवर चिल्ड्रन, कि अभी इतनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी हैं कि कोविड-19 की वजह से हमें पता है फर्टिलिटी रेट कितनी ज़्यादा हो गई। तो जो छोटे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि वाकई में हो क्या रहा है, या फिर जो अपने घरों में पैक हो गए, जो खेला करते थे, गार्डन्स में जाते थे, स्कूल में जाना, अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, इंटरेक्ट करना फ्रेंड्स के साथ में, वो बिल्कुल चौक हो गया और घरों में वो बच्चे बंद हो गए हैं। तो उनका एंजाइटी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप देखो कि जो फैमिली मेंबर्स उनके लिए फेमिलियर थे वो अचानक से चेहरे गायब हो रहे हैं। तो बच्चों के दिमाग में ये आता है कि वो गए कहाँ। तो यहाँ पर राइटर कुछ सजेशंस दे रही हैं। नंबर 1 कि जो ये मेंटल ट्रॉमा जो चल रहा है छोटे बच्चों का, उसको टैकल करने के लिए सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं वो एक एक चाइल्ड पर फोकस करें, उनसे बातचीत करें उनके दोस्त की तरह। दूसरा, जो काउंसलर हैं या फिर टीचर्स हैं उनकी हेल्प ली जाए कि वो भी अब एंगेज करें, क्योंकि अपने आप में आप देखते हो जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर टीचर्स भी एक हीलर की तरह काम करते हैं कि हाँ अगर कोई अलग तरीके के माहौल में कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, कोई उनकी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो पा रहा है बच्चों के लिए, तो उसमें वो टीचर्स हेल्प कर देते हैं। तो जो एक्टिविटीज़ रुक चुकी हैं
चारों तरफ केवल नेगेटिविटी का माहौल है। चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करो, कहीं पर भी कोई अपडेट देखोगे सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी कोविड-19 फर्टिलिटी, इतने मर गए, इतने केस आ रहे हैं। दूसरी तरफ टीवी न्यूज़ खोल करके देखोगे तो वहाँ पर भी केवल और केवल कोरोना महामारी से रिलेटेड ही सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसे में बोला इन दोनों चीज़ों से बाहर निकाल करके आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ों से, जिससे क्या होगा कि बच्चों को थोड़ा बहुत एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट मिल पाएगा, जिससे कि वो अपने दुखों से, अपने परेशानियों से बाहर निकल पाएँ। देखो, बच्चे हमेशा अपनी खुशी जो है वो पेरेंट्स से डेराइव करते हैं, और पेरेंट्स अगर थोड़े बहुत दुखी होते हैं तो बच्चों पे ऑटोमेटिकली उसका असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही मेन चीज़ बताई जा रही है इस पूरे आर्टिकल में कि बच्चों की एंजाइटी को हमें टैकल करने की ज़रूरत है। ज़्यादा कुछ है नहीं इस आर्टिकल में काम का, बट एक थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी कि चाइल्ड वेलफेयर के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। कोविड-19 का असर हर एक सेक्शन में, हर एक सेक्टर पे है, उसमें से एक सेक्टर है बच्चे भी, उनके बारे में भी हमने देख लिया, और हम इस आर्टिकल को अब डिस्कस नहीं करेंगे। आगे अगर देखें आइडिया पेज पे, अगर हम देखें तो एक तो आर्टिकल है सेकंड वेव डबल चैलेंज, कि किस तरीके से सेकंड वेव ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। तो देखो, इस आर्टिकल में से केवल 1 या 2 पॉइंट्स हम निकालेंगे, बाकी पूरी चीज़ें हम रिपीटेडली डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ये ग्राफ देखो, केसेस के कितने ज़्यादा आ रहे हैं। फर्टिलिटी रेट देखो 4000 तक अभी हो रही है, हमें पता है ये बहुत ज़्यादा दुखद बात है, पर अब कर भी कुछ नहीं सकते। दूसरी तरफ करना क्या है, बस वही चीज़, डिस्टेंसिंग रखो, जो कोविड-19 से रिलेटेड जो बिहेवियर हमें बता रखा है उसे फॉलो करना है, घर पे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन आ रहा है तो उसको आप ट्रीट करो। और अब तो इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक तो देखो मिस इन्फॉर्मेशन से आप थोड़ा बचना, या फिर डिस इन्फॉर्मेशन से आप बचना। ठीक है, जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज हो उनसे आप कॉन्टेक्ट करो, और फिर उसके बाद में अपने ट्रीटमेंट को आगे कैरी ऑन करो, क्योंकि हॉस्पिटल्स में पहुंचना तो अभी बहुत ज़्यादा घातक हो रहा है। और ये कहा जा रहा है ना बार बार कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो सरकारें हैं वो फेल हो रही हैं। बट पॉइंट एक चीज़ बताइए कि क्या पूरे देश के बीमार होने के लिए पूरी हेल्थ केयर फैसिलिटी तैयार की जाती है क्या? कि पूरा एक देश जिसमें 100 आदमी रहते हैं, और ऐसा कोई सोचता है क्या कि 100 के 100 आदमी एक दिन बीमार हो जाएंगे? कोई नहीं सोचता। ठीक है, तो हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप की जाती है एक रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात ठीक है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट दूसरी तरफ आप देखो हेल्थ केयर फैसिलिटी का अगर कहीं पे एक वीक होना, या फिर कहीं पे एक तरीके से क्रम्बल्ड हो जाना, कि बिल्कुल ही टूट करके गिरना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप ये भी तो देखो कि केसेस कितने ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है ना। और दूसरी चीज़, एक चीज़ बड़ी आ रही है कि जो लोग थोड़ा सा भी एंजाइटी में आ रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो पैनिक भी कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर रहा है कि जो थोड़ा बहुत भी, अब मान लो एक बंदे के पास में पैसे की कमी नहीं है, एक्स है वो बंदा, एक बंदा है वाई जिसके पास में पैसे की कमी है, बट वाई की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, बट उसके पास पैसा नहीं है, और एक्स की सिचुएशन जो है वो थोड़ी बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है नहीं, वो आराम से माइल्ड सिम्टम्स के साथ में है अभी, और उसके पास में पैसा है, तो वो क्या करेगा, अपनी एंजाइटी को लेकर के और चिंता को लेकर के पहुंच जाएगा हॉस्पिटल में, और बढ़िया से हॉस्पिटल में पे करके और सीट ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ऐसे में क्या हो गया कि जिसको ज़रूरत है ज़्यादा हॉस्पिटल बेड की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, उसकी बजाय जो माइल्ड सिम्टम्स वाला है वो ऑक्यूपाई कर देगा। तो ये पैनिक भी बहुत ज़्यादा एक मतलब परेशानी का कारण बन रहा है। ठीक है ना। तो वैसे तो इस आर्टिकल में देखो पहले तो कारण बताए गए हैं, फिर उसके बाद में कुछ 1-2 सजेशंस दिए गए हैं, तो वो सजेशंस वाले पॉइंट है वो हमें यहाँ से नोट डाउन करेंगे। दूसरा, इधर ये डिसइंफॉर्मेशन क्राइसिस, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया कोविड-19 की सेकंड वेव को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है, और स्टेट्स के साथ में कोलैबोरेशन पूरा है। ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है। तो इस आर्टिकल को आप खुद से देखोगे, हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मेन जो पॉइंट बताया जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहा है। डिफेंड करने के लिए एकदम छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आपसे पूछे कोई कि हाँ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट पे ब्लेम लग रहे हैं कि कोई ढंग का काम नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल ही मतलब फेल हो गई है इसको कंट्रोल करने में। वैसे तो ब्लेम ये स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी लग रहा है, बट यहाँ पर राइटर जो है वो यूनियन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेंड किया। तो ये बता रहे हैं कि केरला में
जब फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था, फर्स्ट आउटब्रेक का मतलब हो गया कि जब डिक्लाइन कर रहे थे केसेस थ्रू आउट कंट्री, नंबर ऑफ केसेस इन्फेक्शन के, तब केरला में स्पाइक चल रहा था। तब बोले एक हमने एक्सपर्ट टीम भेजी थी वहाँ पे कि कैसे भी करके केसेस को कंट्रोल किया जाए। सिमिलरली महाराष्ट्र में भी स्पाइक्स बढ़ रहे थे, पर उस टाइम पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, उस टाइम पर भी कोलैबोरेशन प्रॉपर किया गया था। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से ही अपने एफर्ट्स डाल रही है। रही सही में जो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे सिविल सोसाइटी हो गया, इंडस्ट्रियल जो कॉरपोरेट हाउस के जो लोग हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को साथ में भी कोलैबोरेशन करना, वो सारी चीज़ें बताई जा रही है। तो इस आर्टिकल को आप खुद से ही पढ़ोगे, हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसे में नीचे की तरफ जो आर्टिकल है दैट इज इन बंगाल लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, इस आर्टिकल में बीजेपी की हार क्यों हुई, या हार का मतलब कि इतनी कम सीटें क्यों आई, जो माहौल बनाया गया था वो पॉलिटिक्स है, तो हमारे काम का है नहीं। तो कुछ आर्टिकल है, एक दो तो आर्टिकल हमारे पास में, एक आर्टिकल पूरा है, दो आर्टिकल का कुछ जिस लेना है वो ले लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है रिटर्न ऑफ द वेस्ट। आप देखोगे वेस्ट बहुत ज़्यादा डिवाइडेड था, डीपली डिवाइडेड था। ये एक बातचीत, मतलब ये एक कह सकते हो ये आइडिया जो था ना, ये ग्राउंड बनाना शुरू कर चुका था जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने यूएसए के जितने भी अलाइज थे, नेटो कंट्रीज़ हो या फिर आप पर्टिकुलर बात करो तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, जो कि कंबाइंडली वेस्ट बोला जाता है, ठीक है, तो उनके बीच में बोले गैप्स बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अभी अपने कलीग्स को फिर से रीऑर्गेनाइज करने की बात की है, और वर्ल्ड की जो रिचेस्ट डेमोक्रेसीज़ हैं, जिसमें आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करो या फिर नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ की बात करो, इनमें तो बोला है कि अब हम फास्ट पर नहीं है, कहने का मतलब अब हम कंटिन्यू कोलैबोरेट करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो G7 कंट्रीज़ की जो मीटिंग लंदन में होनी थी, मतलब मिनिस्ट्रियल मीटिंग तो हो गई, जिसमें हमारे भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये G7 मीटिंग होना, साथ में आप देखोगे कि वेस्ट ने जो पूरा अपनी स्ट्रेंथ तैयार की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, वैसे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों के टाइम पे भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो कोलैबोरेट कर रहे थे, ठीक है, बट वर्ल्ड वॉर भी यूरोप में ही लड़े गए थे, तो ऐसे में डिवीजन भी था। बट जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोल्ड वॉर शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के कंट्रीज थे जिसको लीड कर रहा था यूएसएसआर, और जबकि चाइना उस टाइम पे थोड़ा सा यूएसए की तरफ हुआ करता था, राइट। दूसरी तरफ था यूएसए का ग्रुप जो कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाह रहे थे। तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक कह सकते हैं कि हाँ एक लिंक देखने को मिल रहा था वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो अभी जो G7 कंट्रीज़ की जो मीटिंग, अभी लीडर्स तो अब मिलेंगे, ठीक है, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स हैं वो ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो वेस्ट में आप एक रीबिल्डिंग का ट्रेंड देख सकते हो, यूनिटी का ट्रेंड देख सकते हो, जिससे कि स्ट्रेंथ मिले। इसमें जब सबसे मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो है चाइना। चाइना का जो ड्रामेटिक राइज देखा गया ना पिछले लगभग 1.5 दशक में, 2005 के बाद में मानो आप, या 2008 में जब से सब प्राइम क्राइसिस आए थे, उसके बाद में चाइना का जो राइज हुआ है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि लंबे समय तक एक वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो डोमिनेंस बनी रही थी कोल्ड वॉर के बाद में या कोल्ड वॉर के टाइम पर भी, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करना शुरू कर दिया चाइना ने। तो इंटरनेशनल सिस्टम में चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करना आज ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके G7 कंट्रीज़ एक साथ आने की बात कर रहे हैं। चाइना का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मिलिट्री पर्सपेक्टिव में देखो, या फिर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट है, उसका एक प्रोजेक्ट है चाइना का, या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि WHO की बात करो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी कहीं ना कहीं पकड़ बना रखी है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या शो कर रही हैं कि चाइना जो है वो अपने आप को बहुत हद तक स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल रहा है। और एक चीज़ हमेशा रहती है कि अगर कोई कंट्री राइज हो रहा है और वो भी अकेला, तो ऐसे में दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं चिंता में आ जाते हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पावरफुल हैं। तो एक तरफ चाइना, तो दूसरी तरफ चाइना की पार्टनरशिप रशिया के साथ में, और रशिया की टेंशन चलती रहती है वेस्ट के साथ में। चाइना की हमें पता है ही
कि किस तरीके से एक डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे जो माहौल बना था, और उसी को भी कहीं ना कहीं जो बाइडन भी कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्होंने भी एक ही चीज़ कही है कि बोला चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में यूएसए में पिछले 4 साल जब डोनाल्ड ट्रंप के थे, तब केवल और केवल एक डिसऑर्डर्ड एजिटेशन चल रहा था, एक कैओटिक चर्न, दैट मीन्स कि एक मतलब माहौल सही सेटलमेंट में नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका के जो फ्रेंड्स थे उनके साथ में भी अमेरिका के रिलेशन अच्छे नहीं बन रहे थे, लगातार कहीं ना कहीं निराशा ही निराशा देखने को मिल रही थी, डिसमे देखने को मिल रहा था। और दूसरी तरफ इसके चलते क्या हो गया था, अमेरिका जब रिट्रीट कर रहा था, दैट मीन्स अमेरिका अपने आप में अमेरिका फर्स्ट, हर चीज़ में अमेरिका पहले, तो वो कंजर्वेटिव अप्रोच होने लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में अमेरिका की लीडरशिप भी कहीं ना कहीं कम होने लग गई थी। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में से अमेरिका ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। इसका बेस्ट एग्जांपल है WHO को जो फंडिंग मिलती थी उसको बंद कर दिया या कम कर दिया बिल्कुल ही। और दूसरी तरफ WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में मतलब कोई भी मीटिंग अगर होती है WTO की, तो उन मीटिंग्स को बिल्कुल कैंसिल करने की कोशिश की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जितनी कुछ भी पावर थी वो डिक्लाइन करने लग गई थी। इसमें आप देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रेडेसेसर्स थे, दैट मीन्स जो उसके पहले के जो प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने जितना अच्छा काम किया था या फिर जिन एग्रीमेंट्स के बेसिस पे, जिन एक्टिविटीज़ के चलते अपने आप को असर्ट किया था, वो सारी चीज़ें खत्म होने लग गई थी। रही सही में डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 को भी सही से टैकल, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके टाइम पे कोविड-19 आउटब्रेक हो गया था, तो उसको भी प्रॉपर्ली टैकल नहीं कर पाए थे। और आप देखोगे अमेरिकन क्राइसिस था वो बढ़ता चला गया था, चाहे पॉलिटिकली देखो चाहे हेल्थ क्राइसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप। और फिर उसके बाद में अब नंबर आता है प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, जिन्होंने ये जो एक कन्वेंशनल विजडम थी, जो कि परंपरागत तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा था, उसको फिर से एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। आज यूएसए की इकोनॉमी फिर से फाइट बैक कर रही है। बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया गया है, लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर। मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लगभग अभी तक 3 ट्रिलियन डॉलर की भी नहीं बनी। उसका कितना बड़ा हिस्सा आप कह सकते हो, अराउंड 60 to 65% इंडियन इकोनॉमी के इक्वलेंट तो वहाँ पे पैसा फेंका जाएगा मार्केट में। मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला दिए। दूसरी तरफ एक नई विगोर मिलनी शुरू हो गई, मतलब नई स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो गई अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को, जिसमें अमेरिका ने अपने जो अलायंस थे, अपने जो सहयोगी कंट्रीज थे पुराने, जैसे यूरोप में हो चाहे एशिया में हो, या फिर दूसरे जो नया ग्लोबल ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहाँ पर चाइना का राइज देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में चाइना को कंट्रोल या कंटेन करने के लिए अब अपनी फॉरेन पॉलिसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एक तरफ चाइना का जो एक्सट्रीम कंपटीशन आ रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो बाइडेन ने अपने स्टेटमेंट दे दिए हैं कि चाइना एक सबसे बड़ा थ्रेट है या चैलेंज है, और यूएसए है किसी भी केस में अपनी रोल को ख़त्म नहीं करेगा, अपने रोल को प्ले डेफिनेटली करेगा। आप देखोगे ब्रिटेन ने इंडिया को इनवाइट किया है, साथ में ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका को भी ज्वाइन करने के लिए कहा है कि आप G7 की जो मीटिंग होने वाली है आप उसमें आओ, लंदन में जो मीटिंग होगी उसको आप अटेंड करो। तो इसमें अगले महीने होने वाली, और मिनिस्टर्स की ऑलरेडी हो गई है। तो आज आप देखो कि दिल्ली की इंपॉर्टेंस भी कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि आज अगर चाइना की बात करें या फिर एशिया की बात करें, तो एशिया में इंडिया जितना रिलायबल और एक पावरफुल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो पावरफुल कोalition, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। और वो भी कब, जब 21st सेंचुरी के ग्लोबल ऑर्डर की बात करें और इंडिया लगातार राइज कर रहा है। वो बात ठीक है कि आज के टाइम पे हमारे यहाँ पर कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आई हुई है कोरोना वायरस की, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज चल रही हैं। तो दूसरी तरफ इंडियन इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लग चुके हैं, और अभी भी मुश्किलें अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि डेली के 4 लाख केसेज आना, 4000 के लगभग फैटेलिटी रेट का होना। तो ऐसे में इंटरनेशनल रोल को प्ले करने में इंडिया हो सकता है कि अभी थोड़ा बहुत वीक लगे, ठीक है, बट रियलिटी ये है कि इंडिया जो है वो बिल्कुल भी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर रहा। पिछले अगर 1 दशक की भी बात करें
या हम 7-8 साल की बात करें, तब से इंडिया ने जो रोल अख्तियार किया ना इंटरनेशनल प्रॉस्पेक्ट को ध्यान देखें या इंटरनेशनल सिनेरियो में, तो उसको देख करके बिल्कुल क्लियर ये दिखाई देता है कि चाहे कितना ही पीड़ा भरा माहौल बना हो, द पैल ऑफ ग्लूम, चाहे चारों तरफ से कितनी ही निगेटिविटी हो, बट दिल्ली के ऑफिशियल्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि कैसे भी करके अपने आप को बहुत स्ट्रांगली असर्ट कर सके। अच्छा, दूसरी चीज़, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो इतने रेजिलियंट हैं कि वो कैसे भी करके बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को फिर से स्ट्रेंथन कर लेंगे। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी जो है वायरस, ये जो अभी क्राइसिस की चलते हमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो अगर हम उसको सही से डील कर लेते हैं, जो गलतियां अभी सरकार ने की है या फिर जो भी गलतियां सो कॉल्ड गलतियां बोल रहे हैं उनको, तो उनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करें और जो भी हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है वो देखें। अब थोड़ा सा आर्टिकल से हटके एक चीज़ बताऊँ मैं, डेमोक्रेसी एक वेस्टर्न आइडिया है और उस वेस्टर्न आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया में हमारे जो सिस्टम चलता है उस सिस्टम को डेमोक्रेसी के साथ में 100% मैच करने के चक्कर में आप अपनी खुद की जो कल्चरल वैल्यूज़ है वो मिस कर सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है, आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ऐसे आर्टिकल्स हमने पीछे बहुत डिस्कस किए हैं जिनमें एक चीज़ बताई जाती है कि डेमोक्रेसी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने हिसाब से कैसे देखना चाहते हैं, किस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, वो किस चीज़ को कमी में देखना चाह रहे हैं, वो उनका पर्सपेक्टिव है। तो क्या किसी एक जने का पर्सपेक्टिव 100% सही हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, आपको क्वालिटी देखने की ज़रूरत है, तब जाकर के आप एक जो एक्चुअल में लोग जिस तरीके की ज़िंदगी जीना चाहते हैं वैसी ज़िंदगी जीने के लिए आप वैसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हर ड्यू अपॉर्चुनिटी। देखो, वुमेन वोटर्स की अगर बात की जाए तो पूछो ही मत कि वुमेन वोटर्स का पार्टिसिपेशन बहुत हद तक बढ़ चुका है। इवन 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन, वहाँ पर वुमेन ने जो वोटिंग की थी उसने आउटस्ट्रिप कर दिया जो मेल वोटिंग थी उसके कंपैरिजन में। दैट मीन्स एक जो पुरुष थे उनकी जो वोटिंग थी उनके कंपैरिजन में महिलाओं की वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा देखने को मिली थी, जो कि पहली बार थी इंडिया के पूरे एक इलेक्शन की हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो। दूसरी तरफ वोटिंग की तो हमने बात कर ली, अब थोड़ा सा साइड में आते हैं। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए, इकलौता एक ऐसा स्टेट जहां पर मतलब इकलौता ऐसा स्टेट जिसकी चीफ मिनिस्टर एक वुमेन है। तो कहने का मतलब यहां पर है कि एक तरफ वोटिंग टर्नआउट तो इतना ज़्यादा हो रहा है जिसकी हद नहीं है। कहने का मतलब कि 50% पॉपुलेशन अगर वुमेन की है और वो जाकर के और फिर बाद में वोटिंग दे रही हैं और सरकारें डिसाइड हो रही हैं उनके वोट देने पे, और एक वुमेन ही हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं एक वुमेन ही हमारे यहाँ पर केवल चीफ मिनिस्टर के तौर पे है। दैट मीन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना कम आ रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो वोटिंग के लिए अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो तो उनको उनका ड्यू रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए। एक तो ये पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरा, अभी अगर इलेक्शंस के आउटकम्स की बात की जाए तो वुमेन वोटर्स को बहुत ज़्यादा फोकस में रखा गया है। जैसे कि अभी हम देखें बिहार के इलेक्शंस की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी उसके अंदर मेन फोकस क्या था, बोले वुमेन बेनिफिशियरीज को फोकस किया गया। उन वुमेन को ध्यान में रख करके गैस सिलेंडर देना, टॉयलेट बनवाने, बैंक अकाउंट खुलवाने, ये चीज़ें थी। उसमें परिवार की मुखिया ही वुमेन को बनवा दिया गया। तो ऐसे में उन महिलाओं के दिमाग में आया कि हाँ हमें वोट देना चाहिए, और इसका रिजल्ट क्या रहा, बिहार में जीत आई। सेम चीज़ आप देखोगे ममता बनर्जी ने भी यही चीज़ इसी तरीके से अपनाई। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप वोट की जब बात आती है तब तो आप उनको एकदम खुश कर देते हो, बट वुमेन रिप्रेजेंटेशन को अगर देखें तो वहाँ पर बहुत ही एक ग्रिम पिक्चर हमारे सामने आती है, जिसमें आप देखो कि आज टोटल ओवरऑल देखे जाए अभी जो इलेक्शंस हुए हैं ना उनकी बात की जा रही है। वैसे तो हमने एक्सप्लेन पेज पे देख लिया था कि कितना लो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन कैंडिडेट्स का। तो
आप देखो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं केवल 10.4% कैंडिडेट्स, मतलब जितने इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट्स खड़े हुए थे ना उसमें केवल 10.25%, 10.5% मान लो, 10.5% वुमेन कैंडिडेट्स ही खड़ी थी। मतलब 100 में से केवल 10 औरतें थी चुनाव लड़ने के लिए, अगर 100 कैंडिडेट्स की बात करो। और जीत करके कितनी आई है एमएलएज में, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 8.5%। जबकि अब यहाँ पर हमने देखा कि 2019 के जो जनरल इलेक्शंस थे वहां पर वोटिंग इतनी ज़बरदस्त हुई कि जो मेल काउंटर पार्ट्स की जितनी का वोटिंग थी उसके कंपैरिजन में फीमेल काउंटर पार्ट्स की वोटिंग ज़्यादा हुई थी। उसके बजाय भी अगर 8.5% ही एमएलएज, अगर इन पिछले जो चुनावों में 5 असेंबलीज के चुनाव हुए उनमें इतना कम रिप्रेजेंटेशन है, तो इसके लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक चीज़ चलो ठीक है कि इलेक्शन की जब बात आई, वोटिंग की जब डिमांड आई, तब तो जो हाउस वर्क किया जाता है औरतों के द्वारा जो घर पे, तो तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने इस बारे में बातचीत उठानी शुरू की कि हाँ जो घर पे काम किया जाता है, हाउस होल्ड वर्क है, उसके लिए पेमेंट मिलना चाहिए। बट वो केवल वोटिंग तक ही क्यों रेस्ट्रिक्ट रह गया, रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? देखो पार्लियामेंट में वुमेन रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए कम से कम 33% सीटें तो औरतों के लिए फिक्स कर दी जाए, उसके लिए रिजर्वेशन के लिए बिल्स भी लाए गए हैं। बट अभी तक कोई बातचीत नहीं है, ना वो बिल पास हुए हैं, ना उन पर अब कोई डिस्कशन है। वो अब बिल्कुल गहरे डीप फ्रीज में डाल दिया, मतलब बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज अब इस बारे में कोई बातचीत ही नहीं कर रही हैं। ज़रूरत है कि इस तरीके के जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स है ना, जो वुमेन को रोकते हैं, ठीक है, इन औरतों को जो रोकते हैं अपने पब्लिक लाइफ में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने से, उन बैरियर्स को हटाने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ कि जो ये पार्टी पॉलिटिक्स है, पार्टी में जो डेमोक्रेसी है उस पर करेक्शन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में मेल डोमिनेंस ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरी, मस्क्यूलर और मनी पावर जो है, मसल पावर और जो मनी पावर है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी दिखाई दिया है जो कि बंगाल में इलेक्शन हुए हैं। तो अभी ज़रूरत क्या है कि वुमेन वोटर्स की आप अगर आइडेंटिफिकेशन ले रहे हो, उन पर ध्यान दे रहे हो, तो हमें कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जेंडर सेंसिटाइजेशन करने की ज़रूरत है, ऐसे फ्रेमवर्क्स तैयार हो। दैट मीन्स कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़े, तो उसके बाद में उनका जब इलेक्शन हो जाए, मतलब कैंडिडेटशिप जो होती है, इलेक्शन लड़ने के लिए जो मेंबर्स आते हैं, वहाँ पर भी नंबर्स इंक्रीज हों, तो ऑटोमेटिकली विनिंग पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये सबसे अर्जेंट नीड है कि सभी स्टेक होल्डर्स इसके लिए अर्जेंट एक्शंस लें। अभी जो ये पूरा मुश्किल भरा, एक आप कह सकते हो ये अपीलिंग रिकॉर्ड जो हमारे सामने है, जिसमें हमने देखा कि पिछले इलेक्शन में 8.5% ही केवल एमएलएज बन के आई हैं औरतें, तो इस रिकॉर्ड को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इस गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड वेव डबल चैलेंज। इस आर्टिकल को लिखा है अशोक गुलाटी जी ने। तो इसके पीछे देखो वजह हमें पता है कि अभी क्या माहौल बना हुआ है। 4 लाख केस डेली के आ रहे हैं, 4,000 जनों की डेथ हो रही है। और आप देखोगे कि अभी जो स्टॉर्म है, तूफान है, उसकी आई तक हम पहुंच गए हैं। आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ज्योग्राफी समथिंग 11th की जो एनसीईआरटी की बुक है, उसमें कि जो आँख होती है वहाँ पर अगर कोई फंस जाता है तो आँख में वैसे तो शांति रहती है, बट उससे जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर अभी वेट कर रहा है। तो आई वॉल जो होती है ना स्टॉर्म में, वो ज़्यादा खतरनाक होती है। और अभी हम कहीं ना कहीं उसी के वही हमारे चारों तरफ घूम रही है। चाहे हॉस्पिटल्स की बात करो, चाहे क्रिमेटोरियन प्लेसेस की बात करो, चाहे ग्रेवयार्ड्स की बात करो, चारों तरफ शॉर्टेज ही शॉर्टेज। और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फेल होती हुई दिखाई दे रही है, कंट्रोल ही नहीं है उनके हाथ में। फरवरी मार्च के टाइम पे बताया जाता है कि भाई उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ की गई। तो उस बोले कि जनवरी फरवरी मार्च के टाइम पे केसेस डिक्लाइन कर रहे थे और डेली के 13,000 से भी कम केसेस आने लग गए थे। बट उस केस में ये आपको लिखना नहीं है, बस केवल एक रिकैप बताया जा रहा है। बट एक छोटा सा एक पॉइंट अलग से, 2-4 पॉइंट अलग है यहाँ पे, वो हम देखेंगे। तो ऐसे में एक कॉम्प्लिसेंसी आने लग गई थी कि हाँ चलो ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। बट फिर होता क्या है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट,
जिसको कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा था ये सुपर स्प्रेडर का काम करेगा कि जो इन्फेक्शन केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि जैसे ही न्यू ईयर ईव आती है, नया साल आता है, तो लगभग 45 लाख लोग गोवा में घूमने जाते हैं अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए। तो उनमें से जो लोग वापस आते हैं उनमें से कई लोग ऐसे थे जिनको इन्फेक्शन हो गया था। फिर उसके बाद में मकर संक्रांति आती है, लोहड़ी आती है, पोंगल सेलिब्रेशन आता है, होली सेलिब्रेशन आता है। ऐसे में और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने लग जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। महाराष्ट्र में धीरे धीरे डिस्ट्रेस के सिग्नल आने लग गए, केसेस आने लग गए थे, वो कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद में इलेक्शन कैंपेन आता है, तब जा करके सरकार ने लापरवाही कर दी और उसके बाद में कुंभ मेले का ऑर्गेनाइजेशन होना और ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन को बुलाना हो चुका था। तो ऐसे में ये पूरी सिचुएशन ये आ गई है कि अभी कहीं हम केवल और केवल सरकारों को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ही हम कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोकल लोग थे, पीपल, पब्लिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, उन लोगों ने भी बहुत लापरवाही बरतने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो, ड्रग्स की बात करो, ब्लैक मार्केटिंग की बात करो, कितनी ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन, कितनी ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसकी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। कारण भी हम हैं तो कहीं ना कहीं भुगत भी हम ही रहे हैं। इसके अलावा राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि एक चीज़ फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स करने वाली क्या देखने को मिल रही है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो ब्राज़ील, यूके, यूएस, फ्रांस, इवन वर्ल्ड के एवरेज से भी इंडिया में अभी तक जो रेशियो है ना कि इन्फेक्टेड केसेस कितने हैं उसके कंपैरिजन में डेथ कितने जनों की हो रही है, वो बहुत ही कम है अभी भी। फिर बाद में राइटर बताना चाह रहे हैं, देखो कॉरपोरेट सेक्टर में जो लोग हैं उन लोगों ने भी बहुत हेल्प की है और उसकी डिमांड भी की गई थी। जैसे कि ऑक्सीजन का जो स्टील में या सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो डिमांड थी उसको डाइवर्ट कर दिया, बोला मेडिकल यूसेज के लिए जा रही है। और आरबीआई ने भी अपनी तरफ से पूरा काम किया है, 50,000 करोड़ का ऑन टैप लोन अवेलेबल करा दिया है कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, जिससे कि वो आसानी से लोन ले पाएंगे और जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बूस्ट करने के लिए उसको प्रायोरिटी सेक्टर के तौर पे कंसीडर किया जाए। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए एक नया यहाँ पर जिम्मेदारी दे रहे हैं राइटर। क्या किया जा सकता है कि बोले गाँवों में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर हैं या जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ जो हैं, टाउन्स हैं, बोले वहाँ की जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है ना उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको वो एक तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट, जिससे कि वहाँ पर जो भी कमियाँ आ रही हैं उनको वो आसानी से गोद ले सकते हैं, कहने का मतलब, जिससे कि वो आसानी से वहाँ पर अगर हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ पे ठीक हो जाएगा तो सिटीज़ में जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ हमने पहले भी बात की थी ना कि रूरल एरियाज़ में जितनी परेशानियां या फिर जो टियर 2, टियर 3 कैटेगरी की जो टाउन्स है, सिटीज़ हैं, उन सिटीज़ में कहीं ना कहीं ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन देखने को मिल रही है अभी। तो क्यों ना अगर उन्हीं को वहीं की वहीं पे माइल्ड सिम्टम्स देख करके ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल जाए तो सब सही हो सकता है ना। तो ऐसे में जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में, तो बोला उसके अंडर में ही इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेट कर दी जाए, जिससे कि जो पब्लिक हेल्थ, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं या फिर जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सकता है। साथ में सिविल सोसाइटी का रोल भी इंश्योर किया जाना चाहिए, चाहे वो पीएचसी की बात करो, सोशल रिफॉर्मर्स की बात करो, एनजीओज़ की बात करो, रिलीजियस लीडर्स जिनके कहने पे लोग मरने मारने को तैयार होते हैं उनको आप मतलब समझाओ, उनको आगे आना चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट्स को अपनी ड्यूटीज़ को, जो कि फ्यूचर में वो बीइंग ए डॉक्टर फ्यूचर में काम करने वाले हैं, तो उनको पहले से ही उन लोगों को काम करवाओ कि हाँ कि कैसे इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। तो मतलब क्या आ गया, कॉरपोरेट सोशल रिलीजियस लीडर्स इनको साथ में आने की ज़रूरत है, नॉलेज स्प्रेड करने की ज़रूरत है। आज देखो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू हो चुकी है, बट अभी भी गाँव में डर है लोगों के मन में वैक्सीन लगवाने से, तो एक कैंपेन की ज़रूरत है। तो ऐसे में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है, जिसमें ये इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर सकते हैं जो हमने देखा। ये लास्ट का जो पोर्शन था ना, ये था मेन इस आर्टिकल का, ठीक है, ये वाला पोर्शन।
शिकायतें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, सोल्यूशन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने देखा CSR फंड के थ्रू आप PHCs को और ज़्यादा एम्पावर कर सकते हो, ठीक है, और साथ में इसके अलावा बैंक लोन दिला करके आप और ज़्यादा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सकते हो रूरल रीजन में, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, टाउन्स में। सिविल सोसाइटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको साथ में लाया जा सकता है। कॉरपोरेट सोशल एंड रिलीजियस लीडर्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए। वैक्सीन हेजिटेंसी को रिमूव करने की ज़रूरत है। तो ऐसे जा कर के हम सब साथ मिल करके इस बीमारी से लड़ पाएंगे, नहीं तो हम ऐसे ही धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं हमारे जो नियर एंड डियर्स हैं उनको लूज़ करते जाएंगे और मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो लड़ने के लिए कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी को तो कम से कम हम ख़त्म कर सकते हैं ना, लोगों का या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पार्टिसिपेशन तो हम इंश्योर कर सकते हैं ना, वो चीज़ बताई जा रही है राइटर के द्वारा। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे हम मैप की। देखो अभी जो फर्स्ट आर्टिकल हमने देखा था जिसमें क्या बात की थी, एक सेकेंड रुकिए आप प्लीज। हाँ, तो अभी हमने बात की थी कि वेस्ट फिर से रिवाइवल की तरफ है, जो बाइडन ने लीडरशिप संभाली है उसके तरीके से। तो सबसे पहले देख लेते हैं देखो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन आपके सामने है, उसको थोड़ा सा मैं इस इमेज को स्क्रॉल अप करूं तो ये सामने आपके साउथ अटलांटिक ओशन आ गया। तो इसकी शेप आप अगर देखो तो एस बन रहा है ये, ठीक है, तो ये शेप भी आप ध्यान रखोगे, इस तरीके से एस बन रहा है। चलिए अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ, क्योंकि अभी जो हमारा मेन जो फोकस है वो नॉर्थ की तरफ ही है, क्योंकि यहाँ पर US है, ये है कनाडा, और इधर आप देख सकते हो नॉर्वे, यहाँ ऊपर UK, ये पूरा का पूरा UK जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैप में हमने देख लिया था UK वाला, है ना। ऐसे ही आयरलैंड, ये इधर वाला पोर्शन, आइसलैंड मैपिंग देख लो आप पहले, फ्रांस हो गया ये इधर, ये नाम लिखा हुआ वो मत देखो आप, फ्रांस है ये वाला आ गया पोर्चुगल, ये वाला पोर्शन आ गया स्पेन। तो ऐसे में आप देखोगे मेडिटेरेनियन सी और ये इधर आ गया अटलांटिक ओशन, इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है, वाटर स्ट्रेट बोली जाती है जो बड़ी वाटर बॉडीज को ज्वाइन करे, ठीक है। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो ज्वाइन करती है। अब जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो कौन कौन से कंट्रीज के बीच में है, तो ऊपर तो है देखो स्पेन, यहाँ पे ये देखो स्पेन है, राइट, और यहाँ पर ये मोरक्को, अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, इन दोनों के बीच में लोकेटेड है। ओके, आगे देखते हैं। आप यहाँ पे UK हो गया, आयरलैंड आप देख ही रहे हो। UK में क्या देखते हो कि ये वाला पोर्शन पूरा और ये छोटा सा नॉर्दर्न आयरलैंड का ही आ जाता है, और नीचे की तरफ ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इसके अलावा फ्रांस आप देख ही पा रहे हो उधर, स्पेन और पोर्चुगल मैं बता चुका हूँ, ये मोरक्को आप देख सकते हो, ये छोटा कंट्री है वेस्टर्न सहारा, और ये रहा मोरिटानिया, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हो ये अफ्रीकन कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज बहुत सारे, ठीक है, जहाँ पर मतलब ये इक्वेटोरियल रीजन में आ गए ना, तो यहाँ पर क्या होती है कि जो आप कहते हो ना इक्वेटोरियल नेग्लेक्टेड डिजीजेज, जिनमें कभी डेंगू की बात कर लो, कभी जीका वायरस की बात कर लो, कभी इबोला की बात कर लो, ये इसी रीजन के कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि एक तो ये बैकवर्ड कंट्रीज़ है बहुत ज़्यादा, और रही सही में यहाँ पर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में, और पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो ऐसे में मॉस्किटोज जो हैं वो अच्छे से पनप पाते हैं, तो बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आती हैं यहाँ पे। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हो दूसरे और कंट्रीज़ की बात करें, ये देखो क्यूबा, यहाँ पे क्यूबा क्राइसिस के बारे में आप पढ़ते हो इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड, जब भी पढ़ते हो 12th की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की NCERT की, उसमें देखते हो, राइट। ऐसे ही आप देख सकते हो नीचे की तरफ ये साउथ अमेरिका आ गया, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लूँ मैं, सॉरी स्क्रॉल अप कर लूँ तो नीचे के कंट्री सामने आ जाएंगे। इधर आप देख सकते हो ये है पूरा ब्राज़ील, ये बड़ा सारा कंट्री है ब्राज़ील, ओके। इसके अलावा आप इधर देख सकते हो साउथ अफ्रीका, एक सेकंड थोड़ा सा आप कर लूँ, साउथ अफ्रीका ये नीचे अफ्रीका में बॉटम में, फिर ये अटलांटिक ओशन से अपनी कोस्टल लाइन शेयर कर रहा है, नामीबिया, अंगोला हो गया, फिर ये कोंगो, गैबोन, ये सारे कंट्रीज़ इधर के आ गए, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो उरुग्वे यहाँ पर है, पैराग्वे यहाँ पर है, ये बोलीविया है, लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। उरुग्वे यहाँ पर है, पैराग्वे इधर है, और ये जो कॉर्नर पे ये इधर वाला जो पोर्शन है ये है अर्जेंटीना, ओके। इधर आप देख सकते हो ये पूरा एक लंबी सी पट्टी है पूरी की पूरी, ये है चिली, ओके। इधर ये देख सकते हो इक्वेडोर, ये है कोलंबिया। इसके अलावा ये देख सकते हो वेनेजुएला, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड में क्रूड ऑयल सप्लाई की जब भी बात आती है। फिर बाद में छोटे छोटे कंट्रीज़
गुयाना हो गया, सूरीनाम हो गया, फ्रेंच गिनिया हो गया। ठीक है, तो ये देख सकते हो गुयाना, सूरीनाम। सूरीनाम जो है वहाँ पर हिंदी बोलने वाले बहुत हैं। ठीक है, हिंदी स्पीकर्स हमारे यहाँ के जो माइग्रेंट्स हैं वो। अब आप देख सकते हो दूसरे छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, वो तो ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, बट मैं नाम बोल देता हूँ। एक तो देखो फॉकलैंड आइलैंड्स, जहाँ पर अर्जेंटीना और यूके के बीच में खींचतान चलती रहती है कि किसकी है ये टेरिटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साउथ अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो ऊपर चलें अगर हम, तो यहाँ पे अजोर्स आइलैंड देखो, ये देखो अजोर्स। ठीक है, ये रहे कैनरी आइलैंड्स। आपने जो ये जो हॉट वाटर करंट है, वार्म वाटर करंट या फिर कोल्ड वाटर करंट, इनकी बात करते हैं हम, वही 11th की बुक, ठीक है, एनसीईआरटी वाली ज्योग्राफी की, उसमें आप देखते हो कैनरी करंट की बात करते हैं, कोल्ड वाटर करंट है, तो कैनरी आइलैंड के नाम पे ही है। एजोर्स आइलैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो, वैसे तो स्पेन इस पोर्चुगल का अंडर में है ये। ठीक है, बट इसमें मेन जो काम है, जब भी क्लाइमेट के बारे में रीड आउट किया जाता है ना, क्लाइमेटिक सिचुएशन के बारे में, तब एजोर्स आइलैंड का बहुत बार नाम आता है। इसके अलावा आप देख सकते हो आइसलैंड, यहाँ पे एक छोटा सा ये कंट्री, अभी यहाँ पर आउटब्रेक हुआ था, इसका वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था आइसलैंड में, तो आइसलैंड भी आप देख सकते हो। इधर आप देख सकते हो ग्रीनलैंड, ये कनाडा आ गया, और इधर यूएसए बता ही दिया था। बाहामास ये इधर यहाँ पे आ जाता है। फिर इसके बाद में आप देख सकते हो कैरेबियन सी इधर रहा, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको इधर है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से देखो, और ये हडसन बे। ठीक है, तो ऐसे करके हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने की कोशिश की है। तो बेसिकली पॉइंट मेरा ये है कि अभी हम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो ट्रांस अटलांटिक कंट्रीज़ हुआ करते थे, आज भी है। तो अभी जो जो बाइडन है यूएसए के, उन्होंने इस रिवाइवल की तरफ एक पुश दिया है कि इधर के कंट्रीज़ और ये इधर वाले कंट्रीज़, इनके बीच में एंगेजमेंट बढ़ेगी, तो इससे वेस्ट फिर से रिवाइवल। अब वेस्ट क्यों बोला गया है, इसका एक सिंपल सा फंडा बताता हूं मैं आपको, कि अगर आप खुद को इंडिया की तरफ लेकर के जाओ, तो इंडिया कहाँ पे चला गया, यहाँ से आप नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट के हिसाब से देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अभी इंडिया अगर इस तरफ है, तो इंडिया के इस तरफ में ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हुआ कि नहीं। चलो इसको छोड़ते हैं, ग्लोबल वे पे आते हैं। जो ग्रीनविच मीन टाइम मेरिडियन लाइन है, वो यहाँ से निकलती है, यूँ मानो आप, समझ गए। तो ऐसे में इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इसके वेस्ट की तरफ जो कंट्रीज़ है, इसलिए इसको वेस्ट बोल दिया, और एक ईस्ट बोला जाता है एशियन कंट्रीज़ को, राइट। तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं हमारे पर्सपेक्टिव में देखें तो वेस्ट हो गया ये सारा मिलाकर के, ये सारों को मिलाकर के वेस्ट बोल दिया जाता है। वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइज रखते थे। अगर कोल्ड वॉर एरा की बात की जाए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के 1990 तक आते आते हैं, ठीक है, जब तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इनके बीच में एंगेजमेंट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे थोड़ा सा डिक्लाइन कर गई थी, बट फिर से एंगेजमेंट को रिवाइवल मिल रहा है। इसी के ऊपर हमने आर्टिकल डिस्कस किया। ठीक है, तो आज से ये मैपिंग का भी हम फंडा थोड़ा सा एड ऑन करते चले जाएंगे। ये देखो सेंट हेलेना, ये देखो यूके का आइलैंड है। ये आइलैंड्स के नाम थोड़े से ब्लर है आपके पास में, ऑक्सफोर्ड या फिर ये जो ओरिएंट ब्लैक स्वान वाली जो ऑक्सफोर्ड सॉरी आती है ना एटलस, इनमें से एक परचेज कर लो आप, ऑक्सफोर्ड की परचेज कर लो या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान की, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैगजीन एटलस है। डेली का 10-15 मिनट आप मैपिंग को भी दो, बिल्कुल मत छोड़ो, जिससे आपकी मैपिंग और अच्छी होती चली जाएगी। ओके, तो डिस्कशन में इतना ही कंटेंट था, हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।